आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, ऐसे मेरे मित्र और जिन्होंने सफलतापूर्वक नई शिक्षा नीति को केजी से पीजी और उच्च शिक्षा तक सफलतापूर्वक लागू किया है, ऐसे हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी आज जिनके एक लंबे समय के परिश्रम और खंत के बाद ये पुस्तक हम सबको उपलब्ध हुई है, ऐसे प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, अध्यक्ष भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, श्री मिलिंद मराठे जी, श्री संजय कुमार जी, युवराज मलिक जी, सुनील कुमार जी और आज इस छोटे से परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सारस्वतों का मैं मन से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब जी की आज पुण्यतिथि है। मेहताब जी ने न केवल आजादी के आंदोलन में हिस्सा दिया, इस देश की भाषाओं को और इस देश की संस्कृति को प्रस्थापित करना, इसका संरक्षण करना, इसका संवर्धन करना, इसके लिए बहुत विशेष काम किया है। आज मैं असम के उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री श्री हरे कृष्ण मेहताब जी को हृदयपूर्वक याद कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब ICHR और NBT द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ये पुस्तक के लोकार्पण के लिए एकत्रित आए हैं। कश्मीर के लिए, पुस्तक के लिए मैं बाद में कुछ जरूर कहूंगा, परंतु सबसे पहले मैं मनपूर्वक ICHR और NBT को हृदयपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत लंबे समय से एक मिथक देश में चल रहा था, वो मिथक को तथ्यों और प्रमाणों के साथ तोड़कर सत्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्थापित करने का काम ये पुस्तक के माध्यम से किया है। मैंने यहां आने से पहले पूरी प्रदर्शनी को बारीकी से देखा है। मेरी व्यक्तिगत रुचि के कारण ढेर सारी चीजें पहले से मैं जानता था, मगर कई चीजें ऐसी है जिनकी रुचि है उनको भी अचंभित कर जाए। इस प्रकार की ऐतिहासिक तथ्यों को एक स्थान पर, एक पुस्तक में, एक प्रदर्शनी में एकत्रित कर इसके प्रमाणों के साथ देश और दुनिया के सामने रखना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हृदयपूर्वक ये दोनों संस्थाओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब इस सभागार में उपस्थित हैं, तब देश के हर कोने का इतिहास हजारों साल पुराना है। हर कोने से दुनिया भर की सभ्यता को कुछ न कुछ देने के लिए कई गतिविधियां हुई हैं, मगर हमारे गुलामी के कालखंड में हमारा प्रजाकीय आत्मविश्वास तोड़ने के क्रम में इसको विस्मृत कराने के ढेर सारे प्रयास हुए। जैसे एक मिथक चलाया गया कि देश कभी एक था ही नहीं, ये देश की आजादी की कल्पना ही बेईमानी है, क्योंकि कभी ये देश ही नहीं था। और ढेर सारे लोगों ने इस असत्य को स्वीकारा। जब इसके मूल में जाते हैं
तो हमें मालूम पड़ता है कि अंग्रेजों के समय में लिखे गए इतिहास में शायद इनकी कोई खराब इरादा नहीं होगा, परंतु इनके अल्प ज्ञान के कारण उनकी देश की व्याख्या ही गलत थी। एक प्रकार से देखें तो दुनिया भर के देशों का अस्तित्व जियो पॉलिटिकल अस्तित्व है, बाउंड्रीज से बने हुए देश हैं, या तो किसी युद्ध से जन्मे हैं या तो किसी समझौते से जन्मे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूरे देश में कहीं पर भी आप घूम लीजिए, हम संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं। इस देश की व्याख्या वो नहीं कर सकते जिनके मन में देश की कल्पना जियो पॉलिटिकल है, भू राजनीतिक है। इस देश को वही समझ सकते हैं जिनके मन में भू सांस्कृतिक देश की कल्पना सिद्ध हुई है या तो उसकी जानकारी है। भारत को समझने का प्रयास तभी सच्चा हो सकता है जब हमने जियो कल्चर कंट्रीज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संस्कृति भी देश बनाती है। जीवन जीने की पद्धतियां, मान्यता, साहित्य, भाषा, ईश्वर की बारे में कल्पना, मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना, ये सब में हजारों साल के मंथन के बाद जब साम्यता खड़ी होती है, तब जाकर एक जियो कल्चर देश बनता है। और पूरी दुनिया में एक ही देश है जो जियो कल्चर देश है। और मैं मानता हूं जब तक हमारे इतिहासकार और इतिहास के अनुसंधान करने वाली परिषद ये थियोरी को ऐतिहासिक तथ्य के साथ दुनिया के सामने नहीं रखेगी, न केवल भारत, पूरी दुनिया भारत को नहीं समझ पाएगी। भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण से और हमारे देश को जोड़ने वाले तत्व को समझना पड़ेगा। यही हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के साथ। यहां किसने शासन किया, कौन रहा, किसने क्या अनुबंध किया, किसने क्या एग्रीमेंट किया, इसके आधार पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कश्मीर कहां था, लद्दाख कहां था, इसकी मीमांसा करना मेरे हिसाब से बेमानी है। और वो इतिहास को वक्र दृष्टि से देखने वाले इतिहासकार ही कर सकते हैं। स्मृति भ्रंश से दोषित इतिहासकार ही करते हैं, जिनकी स्मृति में हमारा गौरवशाली इतिहास है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। आज इस पुस्तक से ये बात सिद्ध हो गई है कि भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में आया। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8,000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं, तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर कर दिया। मित्रों, आज इस पुस्तक और इस प्रदर्शनी में कश्मीर, लद्दाख और
शैव और बौद्ध धर्म का संबंध बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तापित कर दिया है। लिपि, ज्ञान प्रणाली, आध्यात्म और संस्कृति और भाषाएं, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रमाणित किया है। मंदिरों के खंडहर में पड़ी हमारी कला, प्रतिमाओं का चित्रांकन, इसने प्रस्तापित कर दिया है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। एक प्रकार से बौद्ध धर्म की पूरी यात्रा नेपाल से काशी होकर मगध तक, बिहार तक, और मगध से कश्मीर होकर गांधार तक, अफगानिस्तान तक की पूरी यात्रा इस पुस्तक की अंदर जिन चीजों का रेफरेंस है उसको देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पूरी यात्रा का हमारा कश्मीर अविभाज्य अंग है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, मगध से गांधार तक, मैंने पहले कहा, ऐसे बौद्ध धर्म की यात्रा, बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध के बाद परिष्कृत किए गए सिद्धांतों का जन्मस्थान भी कश्मीरी था। चौथी जो परिषद हुई और ये चौथी परिषद में जो सिद्धांत प्रस्तापित किए गए, जो आज के विद्यमान बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, वो भी उसकी जनक भूमि कश्मीरी थी। द्रास, लद्दाख की मूर्तिकला, स्तूपों की चर्चा और चित्र, विभिन्न मंदिरों के आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों के खंडहरों के चित्र और